नमस्कार। आज के इस डीप एनालिसिस में हम एक बेहद खौफनाक और मनोवैज्ञानिक गहराई वाली हिंदी कहानी की चीर-फाड़ करने वाले हैं। एक ऐसी नैरेटिव जो आपको सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि हमारे अपने इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों को एक्सपोज करती है। तो इमेजिन कीजिए, क्या होता है जब एक पूरी तरह से रैशनल, तार्किक और समझदार दिमाग ताश के पत्तों की तरह टूटकर बिखर जाता है। ये सवाल इस खौफनाक कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। हम यहाँ किसी आम भूत प्रेत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिमाग के उस स्लो कोलैप्स को समझने वाले हैं जो एक्सट्रीम अकेलेपन और डर से पैदा होता है। चलिए सबसे पहले इस साइकोलॉजिकल ड्रेड यानी मनोवैज्ञानिक खौफ को समझते हैं। ये ना कोई अचानक सामने आने वाला जंप स्केयर नहीं है। ये एक रेंगने वाला, ना बच पाने वाला एहसास है। एक ऐसा डर जो एकांत और पैरानोया से पनपता है, जहां आपकी असलियत धीरे धीरे ढहने लगती है। इस कहानी में असल में इसी डर का एक मास्टरफुल पोस्टमार्टम किया गया है। स्टेज 1, द बेसलाइन ऑफ स्केप्टिसिज्म, या कह लीजिए संदेह की शुरुआत। यहीं से एंट्री होती है कहानी के मेन कैरेक्टर रामू की, जिसका नजरिया शुरुआत में पूरी तरह से लॉजिकल है। अब यहां देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है रामू का लॉजिक, जिसके लिए अंधेरे में हिलती टहनियां सिर्फ परछाइयां हैं, एक मामूली सा वहम है। लेकिन राइट साइड में देखिए, उसके साथ ही सुरेश का पैनिक। सुरेश को लगातार ये फील होता था कि कोई अनदेखी चीज उसका पीछा कर रही है। मतलब रामू के लिए जो सिर्फ सूखी घास की आवाज थी, सुरेश के लिए वो एक जानलेवा खतरा बन चुकी थी। और यहीं से निकलकर आता है इस कहानी का सबसे खौफनाक मोटिव, पीछे कोई है। बस ये 3 शब्द, ये वो शब्द हैं जो सुरेश बार बार कांपते हुए दोहराता था। और फिर एक रात, बिल्कुल अचानक, वो एक बेहद डरावनी, बिना किसी खुशी वाली हंसी हंसता है और झावियों में भागकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सच कहूं तो यही एक वाकया पूरी कहानी की बुनियाद बन जाता है। स्टेज 2, द कंटेजियन ऑफ पैरानोया, शक का संक्रमण। मनोवैज्ञानिक डर ना बिल्कुल एक वायरस की तरह काम करता है। सुरेश के अचानक गायब होने से वहम का एक काला बीज रामू के उस एकदम लॉजिकल दिमाग में बो दिया जाता है। इस इन्फेक्शन के इन 3 स्टेप्स को देखिए, ये बहुत ब्रिलियंटली लिखे गए हैं। पहला, टोटल आइसोलेशन। रामू अब उस वीरान गांव में अकेला गश्त कर रहा है। दूसरा, पैरानोया का हावी होना। और तीसरा और सबसे डरावना, अपनी ही परछाई से डिटैचमेंट। रामू को लिटरली ये फील होने लगता है कि जो परछाई उसके साथ चल रही है वो उसकी है ही नहीं, कोई और है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। अब हम आते हैं स्टेज 3 पर, फ्रैक्चरिंग रियलिटी। वो सूखा कुआं जिसके बारे में बुरी अफवाहें थीं, वहां जाकर रामू के लॉजिक की दीवारें पूरी तरह से ढहने लगती हैं। इस टाइमलाइन को देखिए, चीजें कितनी तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। पहली रात कुएं के पास कोई फुसफुसाकर उसका नाम लेता है। अगले दिन रामू ये सोचकर वापस जाता है कि वो सिर्फ उसका वहम था। लेकिन उसी दिन बाद में उसे वहां एक खून से सना हुआ पत्थर मिलता है। मतलब जो चीज कल तक सिर्फ कानों का धोखा लग रही थी, वो अब एक फिजिकल सच्चाई बन गई थी। अब जो बात इस पूरी घटना को नेक्स्ट लेवल डरावना बनाती है, वो है टेंस या काल का ये बदलाव। उस खून से सने पत्थर पर लिखा था, पीछे कोई था। ध्यान दीजिए, है नहीं, था। ये अब सिर्फ एक शक नहीं था, ये एक हिस्ट्री थी, एक सॉलिड फैक्ट था कि कोई सच में उसके पीछे मौजूद था। ये वो मोमेंट है जहां डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यहां एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। जब रामू घबराकर सरपंच के पास जाता है तो सरपंच इसे रामू का अकेलापन बताकर हंसकर टाल देते हैं। लेकिन सरपंच की आंखें रामू से नहीं मिल पाती। उनमें एक अनकहा, खामोश डर छिपा होता है। और सरपंच का यही छिपा हुआ पैनिक उनके शब्दों से कहीं ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो रामू के सबसे बुरे खौफ को वैलिडेट कर देता है। स्टेज 4, द ब्रेकिंग पॉइंट। यहां रामू अपने रेगुलर रास्ते को छोड़कर लॉजिकल जवाब ढूंढने के लिए गांव के उस बर्बाद और बदबूदार हिस्से में जाता है। उस वीरान हिस्से में रामू का सामना जिन चीजों से होता है, वो किसी भी इंसान का दिमाग खराब करने के लिए काफी हैं। सबसे पहले धूल में सने सुरेश के कपड़े, फिर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ लकड़ी का दरवाजा, और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, उस बंद दरवाजे के पीछे से उसे सुरेश की वही डेड, बिना किसी खुशी वाली हंसी सुनाई देती है। इन सेंसरी झटकों ने रामू के बचे खुचे रैशनल दिमाग को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। अब यहां रामू के कैरेक्टर में एक मैसिव शिफ्ट आता है। जो रामू कुछ देर पहले एक ब्रेव इन्वेस्टिगेटर बन के सच्चाई की तलाश कर रहा था, अब वो एक टूटा हुआ शिकार बन चुका है। वो अपना सारा कंट्रोल खो देता है और उस बंद दरवाजे से घबराहट में भागते हुए सीधा शमशान घाट पहुंच जाता है, एक ऐसी जगह जहां वो कभी नहीं जाना चाहता था।
शमशान घाट का क्लाइमैक्स लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रामू देखता है कि उसकी अपनी परछाई उससे अलग होकर उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। जमीन पर एक नया मैसेज है, पीछे कोई नहीं है। अब सोचिए, अगर पीछे कोई नहीं है तो वो खतरा कहाँ है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो खौफनाक खतरा अब उसके ठीक सामने आ चुका है। और तभी एक गड्ढे में उसे एक इंसान की खोपड़ी और सुरेश की लालटेन मिलती है। सच्चाई सामने थी, सुरेश कहीं गया नहीं था, वो मारा जा चुका था। और फाइनली स्टेज 5, कंप्लीट साइकोलॉजिकल कोलैप्स। वो रात तो रामू अपने घर में बचते बचाते काट लेता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि एक बंद दरवाजा बाहरी खतरे को तो रोक सकता है, पर ढहते हुए दिमाग को नहीं। और तभी एक फाइनल और ना बच सकने वाली आवाज गूंजती है, रामू अब तुम मेरे जैसे बन जाओगे। ये आवाज कहीं बाहर से नहीं आ रही थी, ये उसकी अपनी ही डिटैच हो चुकी परछाई थी जो उसकी बर्बादी का पैगाम दे रही थी। कहानी का रेजोल्यूशन बेहद ट्रैजिक है। रामू की अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वो उसी बिना खुशी वाली डरावनी हंसी को अपना लेता है जिसका वो कभी मजाक उड़ाता था। रामू खुद उस पागलपन में तब्दील हो जाता है। वो खुद वो परछाई बन जाता है अगले शिकार को डराने के लिए। तो अगर हम इस आर्क ऑफ मैडनेस को समराइज करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। देखिए कैसे साइकोलॉजिकल हॉरर एक इंसान को पीस बाय पीस तोड़ता है। पहले लॉजिकल स्केप्टिसिज्म, फिर पैरानोया का इन्फेक्शन, उसके बाद लॉजिक का टूटना और एंड में पूरी तरह से उसी पागलपन में मिल जाना। तो इस पूरी चर्चा के एंड में एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। क्या सच में किसी सुपरनैचुरल पावर ने, किसी अलौकिक शक्ति ने रामू को निगल लिया, या फिर उस वीराने में उसके खुद के अकेले दिमाग ने ही इस मॉन्स्टर को क्रिएट किया? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान की दिमागी स्थिरता, हमारी सैनिटी असल में कितनी नाजुक होती है। सोचने वाली बात है ना।